Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.aurodias.com. और अगर आप PGB बैच ज्वाइन करना चाहते हैं then you can contact on these numbers. और अगर आप माइंड मैप्स को परचेज करना चाहते हैं then you can check it on Flipkart and Amazon. So कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. So आज हम करेंगे जुडिशियल रिव्यू. सो जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. तो ये जो डॉक्ट्रिन थी जुडिशियल रिव्यू की ये ओरिजिनेट हुई थी, डेवलप हुई थी यूएसए में. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अपॉन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन दोनों को दी गई है. एंड जो सुप्रीम कोर्ट है हैज डिक्लेयर्ड जुडिशियल रिव्यू टू बी द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है. Judicial review is the power of a judiciary to examine the constitutionality of the legislative enactment and executive orders of both central and a state government. तो यहाँ पे क्या है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक पावर है जुडिशरी की. किस चीज़ के लिए? कि कोई भी जो लेजिस्लेटिव एक्ट बनाए जा रहे हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं. तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों के ही लॉज को, दोनों की ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को चेक करेगी. और यहाँ पे अगर पाया जाता है कि वो जो लॉज या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जुडिशरी उसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी. सो नेक्स्ट आते हैं जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी जी. उन्होंने क्या कहा था? हैज क्लासिफाइड द जुडिशियल रिव्यू इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. उन्होंने 3 कैटेगरीज में जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन किया था. फर्स्ट था जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के द्वारा कोई लॉज बनाए गए हैं वो. थर्ड है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर द स्टेट. कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो यूनियन के द्वारा लिए जाते हैं, स्टेट के द्वारा या फिर जो अथॉरिटी स्टेट के अंदर आती है उनके द्वारा. तो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. कौन से रीजंस के लिए हमें जुडिशियल रिव्यू की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट है टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए. बिकॉज हमारे इंडिया में जो सबसे सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है. अगर कोई ऐसा लेजिस्लेटिव लॉ बनाया जा रहा है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के को डिफेम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की जरूरत पड़ेगी. सो टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, सेंटर एंड स्टेट यानी कि दोनों में बैलेंस बनाए रखने के लिए, दोनों में इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए. और नेक्स्ट क्या है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो इन इंडिया इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम माना जाता है. एंड दैट अ स्टैट्यूट लॉ टू बी वैलिड मस्ट बी इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. और वही जो मैंने आपको अभी बताया कि जो लॉज वगैरह बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. एंड इट इज़ फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड. और ये जुडिशरी पे है कि वो डिसाइड करेंगे कि कोई भी जो इनैक्टमेंट की जा रही है, कोई भी लॉ बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं. सो नेक्स्ट आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर अ जुडिशियल रिव्यू. सो दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. की जो जुडिशियल रिव्यू का फ्रेज है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है. बट द प्रोविजन ऑफ अ सेवरल आर्टिकल्स एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. बट कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी जो इस चीज़ के तरफ इशारा करती हैं जुडिशियल रिव्यू की तरफ. तो कौन कौन सी है? फर्स्ट है आर्टिकल 13 के अंदर. आर्टिकल 13 क्या कहता है? डिक्लेयर दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड. की वो लॉज जो
फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंस हैं, तो वो यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 में राइट को सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 131 के अंदर। आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट को इन द केस ऑफ सेंटर स्टेट या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट के लिए। आर्टिकल 132 के अंदर एपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 133 में एपीलेट जुरिस्डिक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट को सिविल केसेस के लिए। आर्टिकल 134 में एपीलेट जुरिस्डिक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल केसेस के लिए। एंड आर्टिकल 134 ए में वो किससे डील करता है, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, अगर किसी को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लगानी हो। आर्टिकल 135 एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 135 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट, कि वो फेडरल कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज कर सके। एंड आर्टिकल 136 जो है ऑथराइज द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे आर्टिकल 136 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है को पावर दी गई है कि वो कोई भी जो किसी और कोर्ट में कोई केस चल रहा है या फिर किसी ट्रिब्यूनल के अंदर कोई केस चल रहा है तो वो उसको अपने पास ले सकते हैं। आर्टिकल 143 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 143 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं किसी भी लॉ के बारे में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल्स को राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। एंड आर्टिकल 227 में क्या गया है, वेस्ट इन द हाई कोर्ट द पावर ऑफ द सुप्रिटेंडेंस ओवर द ऑल कोर्ट, कि यहाँ पे जो पावर दी गई है हाई कोर्ट को सारे जो कोर्ट ऑल बाकी जो कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट के उनको सुपरवाइज करने के लिए। जो आर्टिकल 245 है वो डील करता है टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाए गए हैं उनके टेरिटोरियल एक्सटेंड के बारे में। जो आर्टिकल 246 है वो डील करता है विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द बाय द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, कि कौन से मैटर्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, कौन से मैटर हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट आता है आर्टिकल 251 एंड 254 प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ द सेंट्रल लॉ प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉज। तो यहाँ पे इन आर्टिकल्स में क्या बोला गया है कि अगर सेंटर या फिर स्टेट दोनों के लॉज में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे सेंट्रल लॉज को माना जाएगा, स्टेट लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड आर्टिकल 372 डील करता है विद द कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, की जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उनको कॉन्टिन्यूस रखने के लिए। सो नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू में क्या बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स, कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो लेजिस्लेटिव लॉज बनाए जाएंगे या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए जाएंगे उनको जो है चैलेंज किया जा सकता है किस बेसिस पे, कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो या फिर इट इज आउट द कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड इट, यानी कि जो उनकी अथॉरिटी है उनको दी गई है उससे बाहर काम कर रहे हैं वो, या फिर इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इन इंडिया जो नैरोअर देन स्कोप इन यूएसए, जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का वो यूएसए से नैरोअर है, बिकॉज यूएसए में जो फॉलो किया जाता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, बट इंडिया में जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो किया जाता है प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। इट मीन्स अ लॉ ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर फॉलोइंग करेक्ट प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर, कि वो लॉ जो लेजिस्लेचर के द्वारा इनैक्ट किया गया है और करेक्ट प्रोटोकॉल और प्रोसीजर फॉलो कर रहा है वो, मतलब कि जैसे वो लॉ बनाना चाहिए था वैसे ही बनाया गया है, उसी प्रोसीजर पे बेस्ड बनाया गया है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, वो हो सकता है कि वो लॉ फेयर ना हो, यानी कि वो लोगों के हित में ना हो, प्रोसीजर उसका बनाने का सही हो, यानी कि वो ढंग से बनाया गया हो जैसे होना चाहिए, जैसे कि उस लॉ को बनाने का प्रोसीजर है वो उसी मेथड से बनाया गया हो, बट वो लोगों के हित में ना हो। मे नॉट अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एविड इक्विटी, यानी कि यहाँ पे वो जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो होल्ड ना कर रहा हो। बट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें जो क्या है ये भी देखा जाता है कि वो लॉ जो है वो करेक्ट प्रोटोकॉल पे बना है, करेक्ट प्रोसीजर से बना है, और ये भी देखा जाता है कि क्या वो लोगों के हित में है, वो फेयर एंड जस्ट है वो लॉ।
सो नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल। जो 9th शेड्यूल है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या फिर नहीं। सो जो आर्टिकल 131B था एंड 9th शेड्यूल था उसको ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। जो आर्टिकल 31B है, सेव एक्ट्स एंड regulations include in the 9th schedule from being challenged and invalidate on the ground of contravention of any fundamental right। सो आर्टिकल 31B क्या करता था कि वो कोई भी एक्ट या रेगुलेशन जो 9th आर्टिकल में रखे गए थे उनको सेव करने का काम करता था कि उनको चैलेंज ना किया जा सके इस बेसिस पे कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं। सो ओरिजिनली जो 9th शेड्यूल था उसमें 13 ऐसे रेगुलेशन थे, 13 ऐसे रेगुलेशन एंड एक्ट्स थे, बट 2016 तक आते-आते उसमें 282 ऐसे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस डाल दिए गए जिनको जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता था। और एक्ट एंड द रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट इन द 9th शेड्यूल डील विद द लैंड रिफॉर्म एंड द अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो ये भी जो था वो भी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। और जितने भी दोज ऑफ द पार्लियामेंट डील विद अदर मैटर्स, जितने भी अदर बाकी मैटर्स थे वो सारे। तो उसके बाद कोहेलो केस में क्या बोला गया 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉ इन द 9th शेड्यूल। कि कोई भी ऐसा जो एक्ट एंड रेगुलेशंस है 9th शेड्यूल में उसको जुडिशियल रिव्यू से नहीं दूर रखा जाएगा, बिकॉज जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ आप 9th शेड्यूल में ऐड कर रहे हो आप उसको जुडिशियल रिव्यू से दूर नहीं रख सकते हो। तो इसमें क्या बोला गया कि जितने भी लॉज जो है 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद वो ओपन होंगे जुडिशियल रिव्यू के लिए अगर वो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल 14, 15, 19 एंड आर्टिकल 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।